हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम देखेंगे हिंदू एनालिसिस 22 का। गाइस, आज की जो न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट हम देखने को मिलेगा कि इंडिया और सिंगापुर के नए रिलेशंस के एक नई फॉर्मेशन हो रही है। दैट इज़ इंडिया सिंगापुर रिलेशनशिप में एक नया स्पेशल डे गाइस ऐसे आया कि ना इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है ना, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और सिंगापुर का जो पे नाउ है उसने ऑफिशियली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया अपने आप को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनके फ्रेंडशिप का जो एफर्ट है, कोलैबोरेशन अच्छे होंगे इन फिनटेक एंड द इनोवेशन रीजन्स। तो ये आपकी इस न्यूज़ में था। इससे क्या होगा, इससे जो भी आपका इंडियन डायस्पोरा सिंगापुर में रहता है, स्पेशली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको डिजिटलाइजेशन और फिनटेक का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और लो कॉस्ट ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ये सारे फ़ायदे आपको याद रखने हैं। अब जब यहाँ पर भी अपने इंडिया सिंगापुर का रिलेशनशिप लिख रहे हो ना आईआर के रिलेटेड, वहाँ पर ये वाला पॉइंट भी ऐड ऑन कर लीजिए आप। एक आपका ना ग्रेटर फ्लेमिंगोज फ्लाई करते हुए आएंगे वाडला वेटलैंड्स पे। तो वाडला वेटलैंड याद रखना है, ये ना अबाउट 90 किलोमीटर वेस्ट ऑफ अहमदाबाद की तरफ है। ठीक है, ये आपको रीजन याद रखना है। वेटलैंड कौन सा है, वाडला, और ये कहाँ पर है, अहमदाबाद में। इसरो ने गाइस लॉन्च किया है, अनाउंस किया है कि ना वो अपॉर्चुनिटीज़ टू एनालाइज एस्ट्रोसेट करेंगे। याद रखना एस्ट्रोसेट क्या है, ये एक पहला डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है। इससे रिलेटेड मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। देखो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है गाइस कि एस्ट्रोसेट जो सैटेलाइट है ना, एक डेडिकेटेड मिशन है इसरो का। ठीक है, किसके बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। इसका मिशन जो है ना वो ये है कि ना सेलेस्टियल सोर्सेज को ऑब्जर्व करना और साइमल्टेनियसली एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स को निकालना। तो इसको ना लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और जो लॉन्च है उसका नाम आपको पता ही है, एज सतीश धवन स्पेस सेंटर में करा गया है। तो सैटेलाइट जो थी लॉन्च की गई थी सितंबर 28, 2015 में, यूजिंग दी लॉन्च व्हीकल दैट इज़ PSLV। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो ये इसीलिए डेडिकेटेड मिशन, याद रखना किसके लिए है ये, बेसिकली ये है आपके इसरो का एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये अनाउंसमेंट हुई है कि जितने भी इंडियन साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स में रिसाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं, तो 55% ऑफ देयर टाइम एंड द नॉन इंडियन साइंटिस्ट ऑल्सो वो स्पेस एजेंसी से रिलेटेड अपना करके, और AO ने बेसिकली जो अनाउंसमेंट अपॉर्चुनिटी है साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए है कि वो भी इसमें आकर एस्ट्रोनॉमी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ना न्यूज़ आई थी गाइस, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका तीनों ने मिलकर एक साइटनाइज्ड वल्चर सर्वे करेंगे फरवरी में। क्यों एक तीनों मिलकर कर रहे हैं, ताकि ना डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ना हो। ठीक है, तो 24, 25, 26 फरवरी को वेस्टर्न घाट्स की तरफ पर ये लोग अपना एक सिंक्रोनाइज वल्चर सर्वे करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखना, वल्चर आया है तो वल्चर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लेट्स मूव टू दी वल्चर। देखो, अबाउट वल्चर अगर देखोगे तो वन ऑफ द 22 डेडिकेटेड स्पीशीज़ है, और आपको पता है इनके लार्ज कैरन ईटिंग बर्ड्स होती हैं जो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक में प्रीडोमिनेंटली रहती हैं। इनका नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये नेचर के गार्बेज के कलेक्टर होती हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करती हैं, वेस्ट को क्लीन करती हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। 9 स्पीशीज़ हैं वल्चर्स की जो कि ना इंडिया में मिलती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि जैसे देखो ये दिख रहा होगा आपको, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इनके साइंटिफिक नेम्स भी हैं। और इसका ध्यान रखना लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इजिप्शियन का देखोगे तो आपको इजिप्शियन का देखोगे तो वो इंडेंजर्ड स्पीशी है। रेड हेडेड वल्चर्स हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन ग्रिफिन वल्चर है, 9 है टोटल, ये लीस्ट कंसर्नड है। हिमालयन ग्रिफिन है, नियर थ्रेटेंड है। सिनरस वल्चर का देखोगे तो वो नियर थ्रेटेंड है। बियर्डेड वल्चर का देखोगे तो वो भी नियर थ्रेटेंड दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी की सारी ना गाइस टाइप्स हैं वल्चर्स की। अब हम ना देखो, ये ना इनकी डेथ क्यों होती थी, तो आपको पता है ना कि डेथ का रीज़न इनका ये था कि डिक्लोफेनेक खाने की वजह से होती थी, और इनके टूल्स ऐसे यूज़ किए जाते थे जिसकी वजह से इनकी डेथ होती थी। तो अब ना इससे रिलेटेड ना एक एग्ज़ाम में हमारा UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि वल्चर्स विच यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडियन कंट्री साइड सम ईयर्स अगो आर रेयरली सीन नाउ अ डेज, दिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू। तो पहला ऑप्शन है द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट बाय न्यू इन्वेजिव स्पीशीज़। सेकेंड है ड्रग यूज बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल। सी है स्कार्सिटी ऑफ फूड अवेलेबल टू देम। डी ऑप्शन है वाइड स्प्रेड परसिस्टेंट फेटल डिजीज अमंग देम। तो आप मुझे ना इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या है। देखो, उसके बाद ना एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं, तो ना एडिटोरियल सेक्शन में इंडिया नीड्स अ बजट फॉर इट्स यंग, इसमें सबसे ज़्यादा जो जैन जो थॉमस हैं, एक प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के IIT दिल्ली के अंदर, इन्होंने ना ये नोटिस करवाने की कोशिश करी है कि जो इंडियन इकॉनमी में
एक ब्राइट स्टार है, बजट स्पीच में भी आया। तो कह रहे हैं कि लोग जो है ना इंडिया को एक ब्राइट स्टार इसलिए मान रहे हैं क्योंकि देखो इंडिया में 20.6% जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है उसमें 15 से 29 ईयर ओल्ड के लोग हैं, यानी कि हमारे पास ना यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और आने वाले सालों में देखने को भी मिलेगा कि हमारा जो आउट ऑफ एवरी 5 वर्कर्स है ना उसमें से एक जो होता है वो इंडियन ही होता है। तो यानी कि ना लोगों की निगाहें हैं, वर्ल्ड की पूरी हमारे पे निगाहें हैं कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसको हम देखते हैं कैसे वो काम करती है। तो यहाँ पर इनका ऑथर का कहना है कि जो यूनियन बजट इस बारी आया उसमें ना उतना कंसिडरेबल इंक्रीज़ देखने को नहीं मिल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि ना बूस्ट नहीं हुआ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, स्पेशली इन द एरियाज़ ऑफ फूड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपकी यंग पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। देखो यंग पॉपुलेशन को क्या चाहिए, अच्छा हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छा फूड, है ना। अगर उसमें इतना स्पेंडिंग ही नहीं होगी तो फिर यंगस्टर्स के लिए आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली ये इन्हांस करने को बोला हुआ है। तो यहाँ पर ना पब्लिक प्राइवेट कॉम्प्लीमेंटरीज के अंदर क्या बोला है कि देखो कैपिटल स्पेंडिंग को जंप करने की ज़रूरत है, बहुत नीडेड स्टेप है अगर हम इंडियन इकॉनमी को ठीक करना चाहते हैं। तो जो डिस्ट्रप्शन यहाँ पर ये कह रहा है, चाइना के साथ इसने कंपेयर भी करा है कि डिस्ट्रप्शन एंड अनसर्टेनिटी जो कॉज हुई है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-18 में, तो चाइनीज़ इकॉनमी के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था, इवन सभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो चाइना ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया था, अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर ठीक है, जो कहाँ से ज़्यादातर आ रही थी, पब्लिक सेक्टर से। ऑन द अदर इंडिया ना रिस्ट्रेन किया था एक्सपेंडिचर को, क्योंकि इंडिया को डर था हमारा फिजिकल डेफिसिट ना बढ़ जाए, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इन्वेस्ट इन पीपल एंड इन्वेस्ट इन फ्यूचर करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ही तो आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन हैं, जितनी भी यंग जनरेशन है यानी कि। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे देखो एक मदर होती है या वुमेन होती है, तो अगर जो उसकी इनकम एमजी नरेगा से आ रही है तो वो उसका बच्चा जो स्कूल जा रहा है तो वो एम्प्टी स्टमक नहीं जाएगा। तो हर साल क्या होता है, मिलियंस ऑफ यंग वुमेन्स एंड मैन हमारी कंट्री में उनको बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही होती हैं, हायर एजुकेशन नहीं मिल रही होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती है। तो ज़रूरत क्या है कि हम ना अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना हेल्थ एंड एजुकेशन में बढ़ाएगी तो उससे सप्लाई एंड डिमांड फ्रंट पे क्या होगा, नॉलेज को ड्राइवन इकॉनमी बनेगी, नई जॉब्स बढ़ेंगी डॉक्टर्स टीचर्स के लिए, तो वुमेन के लिए और यंगर प्रोफेशनल्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये कह रहा है कि अनवारंटेड फिगर्स अबाउट फिजिकल डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट डर रही है। तो ये कह रहा है कि अगर आप ज़्यादातर देखोगे जो इंडिया गवर्नमेंट का जो डेट है ना इंडिया का, वो ज़्यादातर डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट फंड्स। तो ये कह रहा है कि ऐसे में अगर आप डेट देखते हो तो आपने लोगों का ही ले रखा है, क्योंकि उन्हीं की फाइनेंशियल सेविंग्स जो हैं वो आप मोबिलाइज कराते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो कह रहा है कि अगर ये इफ़ द गवर्नमेंट इज़ बोरोइंग टू बिल्ड रिसोर्सेज, तो नई जॉब अगर जनरेट करती है तो ये सारी की सारी जो वर्चुअस साइकिल है वो उसको एक बूस्ट मिलेगा। कैसे कह रहा है देखो अगर आप ना हायर इनकम और हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट लोगों को दोगे तो फ्रेश सेविंग्स क्रिएट होंगी, जिससे आपका डेट ख़त्म होता चला जाएगा। तो कह रहा है जैसे एग्जांपल के तौर पे मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज जो होती हैं वो लोन लेती हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए पार्शली, ताकि वो एक एजुकेटेड चाइल्ड मिले और फैमिली इंटायर फैमिली को एक नया डोर मिले, ताकि वो अपने आगे भविष्य उनका सुंदर और सुनहरा बन पाए। तो इसीलिए कह रहा है कि इंडियंस को मतलब गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो इस तरह से ही एजुकेशन और आगे सेक्टर्स में काफ़ी बूस्ट डाले, ताकि क्या हो, साइंटिस्ट ने नए नए इंजीनियर्स, नई नई नर्सेस निकल कर आए और ग्लोबल एम्बिशंस को भी फुलफिल कर पाएँ। तो कह रहा है कि फॉर अ जनरेशन ऑफ यंग इंडियंस दिस इज़ अ विदाउट अ डाउट कि मेक और ब्रेक मूवमेंट है, कि अगर आप इंक्रीज एंड एनहांसमेंट करते रहोगे तो उससे क्या होगा, एक ब्राइट स्टार सचमुच निकल कर आएंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। नाउ द नेक्स्ट एडिटोरियल इज़ अबाउट द टर्न ऑफ द टैप ऑफ अर्बन बायस इन रूरल डेवलपमेंट। देखो इसमें ना यहाँ पर रूरल एंड अर्बन डिवाइड की बात की जा रही है। कह रहा देखो जब भी ना पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट अर्बन एरिया को तो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर देती है, या उसके आसपास के एरियाज़ भी इसी वजह से सेटल हो जाते हैं। जैसे देखो दिल्ली एनसीआर है ना, एनसीआर भी डेवलप हो जाता है बिकॉज दिल्ली डेवलप हो रही है। जब आप देखो ना गुड़गांव अगर आप जाते हो तो पूरा दिल्ली को कॉपी करके वो लोग बनाते जा रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं देखो आसपास के एरिया तो डेवलप हो गए, लेकिन अगर आप और विलेज रिमोट एरियाज़ के अंदर घुसते चले जाते हो तो वहाँ पर ना ये डेवलपमेंट नहीं पहुँच पाती है। तो कह रहा है कि इस गैप को भरने की बहुत ज़रूरत है। तो कह रहा है कि जैसे देखो आपने ना अभी जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया था अगस्त 2019 में, जिसका एम क्या है कि आपको ना सेफ एक्सेस एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सभी हाउस होल्ड में देना है रूरल इंडिया बाय 2024। लेकिन अगर इस तरह की डिस्पैरिटी रहेगी तो फिर तो आप कहाँ ही पहुँचोगे, कैसे फुलफ़िल करोगे 2024 वाला टारगेट अपना। कह रहा फिर आपने ना
कस्में भी खाई हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्म में कि हम ना अवेलेबिलिटी सस्टेनेबल वाटर सैनिटेशन देंगे, हमारा 6 गोल भी है ये। तो कह रहा कि कैसे करोगे, कह रहा फिर से ना एक तमिलनाडु का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर आप तमिलनाडु की ट्रैक करोगे प्रोग्रेस को, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तमिलनाडुज प्रोग्रेस वॉज बेटर देन द अदर स्टेट ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ऑफ 2022। डेटा ने बताया कि जो उन्होंने वेबसाइट देखा GGM के कॉल लगे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा रिवील वेरियस बहुत सारी वेरिएशंस हमें बाकी स्टेट्स में देखने को मिलती है कि रूरल जो हाउस होल्ड्स हैं उनके पास बेटर टैप वाटर कनेक्शन, वाटर जा भी रहा है या नहीं जा रहा है काइंड ऑफ। तो परसेंटेज जो एडिशनल टैप वाटर गैप आ रहा है रूरल एरियाज़ में, उसको बहुत ज़रूरी है कि उसको ना जो गैप्स आ रहे हैं उसको फुलफ़िल करा जाए, उसको ठीक करा जाए। तो अगर नहीं करा जाएगा तो फिर 2024 का टारगेट पूरा नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरत है कि उसको सही ढंग से उस पर काम किया जाए। एडिशनल अपने डिटेल्स निकाली जाए, जैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर बीइंग सप्लाइड फॉर ईच डे हाउ टू, मतलब इन्होंने उसी को लेके जल जीवन मिशन को लेके इस पूरे आर्टिकल को एक्सप्लेन करा हुआ है। आगे चलते हैं गाइस, देखो नया इसमें आ रहा है ओपिनियन बेस्ड जो हमारा न्यूज़ होता है, उसमें होता है कि न्यू चैप्टर इन डिफेंस एंड टेक। देखो इसमें ना बता रहा है कि ना US और इंडिया ने ना एक नया इनिशिएटिव लिया है, दैट इज़ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ICET। और इस इनिशिएटिव में प्रॉमिस किया गया कि हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट डालेंगे इंडिया US के रिलेशनशिप में। तो कह रहा है कि सिंस 1960s क्या होता था, इंडिया ने बहुत सारे अटैम्प्ट्स लिए और US टेक्नोलॉजी बैंड वैगन में, लेकिन वो बहुत फेल हुए, मिसमैच था क्योंकि। तो फिर अंडर ICT क्या होगा, 2 साइट्स ने 6 फोकस एरियाज़ पे काम करने का सोचा है, इंडिया और US। इट इज़ को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, स्ट्रेंथिंग इनोवेशन इकोसिस्टम्स, रिजिलियंट सेमीकंडक्टर, स्टेम टैलेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम, ठीक है। तो ये सब पे बहुत बात हुई है, लेकिन कह रहा है कि इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बायलैटरल रिलेशंस पे तो डेफिनेटली असर डालेगा ही डालेगा। बाद ना इन्होंने बहुत सारी बातें की हुई हैं कि ना कैसे देखो इंडिया का इंटरेस्ट, जो US का इंटरेस्ट जो इंडिया की तरफ क्यों बढ़ रहा है। तो 1950s में इंडिया US रिलेशनशिप बताया हुआ है, ठीक है। उस टाइम तो इंडिया पे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था क्योंकि हम ज़्यादातर किसके अलाइन थे, USSR के अलाइन थे, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप में बताया हुआ कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि US इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है US इंडिया की तरफ ना। कुछ चीज़ें भी जैसे आई हुई हैं, मैं बता देती हूँ आपको कि 1960s में अगर आप देखो तो मैसिव एड बाय द US टू मॉडर्नाइज इंडियन एजुकेशन एंड ऑल, ठीक है, ये किया गया था। फिर बांग्लादेश का जब वॉर हुआ तो हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हो गई थी विद USSR फॉर 20 ईयर्स, तो हमारे रिलेशन विद अमेरिका डेफिनेटली इतने अच्छे नहीं थे। फिर यहाँ पर बता रहा है कि फॉलोइंग इन्वेजन जो था सोवियत यूनियन का टुवर्ड्स दी अफगानिस्तान, तो उससे भी इंडिया US एमोन सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ फिर भी 1984 में किया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के लिए। बट आफ्टर सोवियत कोलैप्स जो हमारा US का था पुश फॉर द अनकंडीशनल एक्सटेंशन की वही नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे हम साइन करें। तो याद रखना कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है, न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी NPT के बारे में ध्यान रखना। दिस इज़ हाउ बेसिकली ही हैज़ डिज़ाइन द पैराग्राफ इन द सच फॉर्म कि भाई ICT का जो है वो क्यों किया जा रहा है। US जेलसी टुवर्ड्स सी गार्ड टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड सब पावर स्टेटस के लिए ग्लोबल पावर्स पे सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं US पे कि US अपनी पावर को बढ़ाए रखने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है इंडिया के साथ भी। चलो नेक्स्ट आता है इंडिया का शिफ्ट फ्रॉम चेक टू क्रेडिट ट्रांसफ़र शार्पेस्ट अमंग पी। गाइस इन्होंने चार्ट बता रखे हैं सारे के सारे, नॉट एज इम्पॉर्टेंट, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया ना कि इंडिया और US सिंगापुर जो है, नॉट US, इंडिया और सिंगापुर जो है, सिंगापुर पे नाउ और इंडिया का UPI ने कनेक्टिविटी इन्हांस कर दी है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट का एज इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ वॉस्ट्रो अकाउंट हाउ दे फैसिलिटेट ट्रेड, ठीक है। देखो 20 रशियन बैंक्स हैं, उन्होंने रोज बैंक जैसे कि टिनफोंग बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इन सभी ने ओपन किया है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट विद पार्टनर विद इंडिया, ठीक है। वॉस्ट्रो अकाउंट होता क्या है, एक ऐसा अकाउंट जहाँ पर डोमेस्टिक बैंक्स अपना पैसा फॉरेन बैंक में रखते हैं, किस में, फॉर्मल डोमेस्टिक करेंसी में, यानी कि अपनी ही करेंसी में रखते हैं। जैसे कि मान लो SBI ने वहाँ पर अकाउंट खोला रशिया में और अपनी ही करेंसी में वो रख रहे हैं, तो इन दिस केस जैसे रुपी, तो डोमेस्टिक बैंक क्या करेगा, यूज़ इज टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को ताकि ग्लोबल बैंकिंग नीड्स उनकी फुलफिल हो जाएँ। इंटीग्रल ऑफशोर है ये, मतलब जो भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग डिटेल्स इसमें क्या क्या काम करता है ये, बैंक फैसिलिटेट करेगा, वायर ट्रांसफ़र, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स गैदर करता है बिहाफ ऑफ द अदर बैंक। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी आया है कि भाई हैज आर्ग्यूड दैट द फ्रेमवर्क वुड लार्जली रिड्यूस द नेट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जैसे US डॉलर इन पर्टिकुलर। तो इससे हमारा जो है ना जो डेफिसिट चलता रहता है वो ख़त्म होएगा।
तो इससे रिलेटेड और क्या हुआ है कि ना स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट विद पार्टनर बैंक्स करा गया है। ऑल मेजर जितने भी डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनको लिस्ट किया गया है नोडल ऑफिसर द्वारा, ताकि जो भी इश्यूज़ एक्सपोर्टर्स को झेलने पड़ते हैं वो अरेंजमेंट ऐसा किया गया है कि ऐसा ना हो। अच्छा, ये फंक्शन कैसे करेगा? तो देखो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे, इनवॉइसिंग, एक्सचेंज रेट एंड सेटलमेंट। इनवॉइसिंग में क्या होगा, जितने भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होंगे वो डिनोमिनेटेड होंगे, इनवॉइस्ड होंगे INR में, यानी कि इंडियन नेशनल रुपी में, ठीक है। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट में क्या होगा कि भाई इंडियन नेशनल रुपी में ही होगा वो भी। और ये ऑथराइज डोमेस्टिक डीलर्स होंगे जो कि SRV ओपन करेंगे काउंट्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग बैंक्स फॉर द पार्टनर ट्रेडिंग कंट्री, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जितने भी ऑथराइज बैंक हैं बना सकते हैं मल्टीपल SRV अकाउंट्स फॉर डिफरेंट बैंक्स फ्रॉम द सेम कंट्री कर सकते हैं। और इसमें जाना गया ऑथराइज डोमेस्टिक डीलर के पास जाना है फॉर ओपनिंग द SRV। नॉट एज इम्पॉर्टेंट फॉर यू जितना इंपॉर्टेंट था वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, इसमें SRV में फंक्शन कैसे करता है, ये आपके लिए ज़रूरी था। अच्छा, विल इंडिया विटनेस एन एल नीनो फॉरकास्ट दिस ईयर? तो देखो इसका आंसर अभी देना मुश्किल है। क्यों देना मुश्किल है? क्योंकि अभी कमिंग वीक्स में पता चलेगा, क्योंकि स्प्रिंग के ना बाद ही पता चलता है कि इस बार एल नीनो आएगा या ला नीना आएगा। लेकिन दोनों के ना इम्पैक्ट्स अलग अलग होते हैं गाइस, तो समझ लो क्या होता है। देखो एल नीनो का मतलब है एक बैंड ऑफ वार्म वाटर जो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, कहाँ पर, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में ये सारी हलचल हो रही है। तो एल नीनो ईयर का मतलब है कि जो ग्लोबल पैटर्न होंगे वाटर के, वेदर पैटर्न सॉरी, द ईयर टेंड टू एनॉमलस, मतलब यहाँ पे ना जब भी एल नीनो आता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ला नीना में उल्टा होता है, ला नीना में ना जो आपका बैंड ऑफ वाटर है वो ईस्ट टू वेस्ट स्प्रेड होता है, तो यानी कि कूल रखता है टेम्परेचर को। लेकिन दोनों ही फिनोमिना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट डालते हैं उन इकॉनमीज़ को जो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न है। तो जैसे देखो ड्यूरिंग द एल नीनो वार्म वाटर स्पिल्स फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, अर्थ हैड 3 स्ट्रेट लाइनिनाइरस होते हैं। ऐसे ही एल नीनो ईयर क्रिएट्स अ मिनिएचर ग्लोबल वार्मिंग क्राइसिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये होता है। ला नीना में मैंने आपको बताया ना उल्टा होता है, यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर कूल और ठंडा ठंडा हो जाएगा, या पानी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है ला नीना ईयर में। देखो ऑस्ट्रेलिया ना होस्ट कर रही है पहली बार मालाबार नेवल ड्रिल दिस अगस्त, तो ध्यान रखना कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US एंड इंडिया ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद लास्ट न्यूज़ है गाइस आज की, डेट इज चिल्ड्रन हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक डेटा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। देखो भाई क्या होता है, पेरेंट्स अपने चक्कर में अपने प्राइवेट कंसर्न्स की वजह से ना वो बार बार बच्चे का ना DNA टेस्ट कराते हैं ये जानने के लिए कि हमारा बच्चा है भी या नहीं है। अब देखो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही पर्सनल एंड इंटीमेट इन्फॉर्मेशन होती है ना, एज़ पर दी जस्टिस। मतलब जब ये बात चली तो जजेस ने कहा कि भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और चिल्ड्रन हैव द राइट नॉट टू देयर लेजिटिमेसी क्वेश्चन, क्यों बार बार इन पर क्वेश्चन लगाया जाए, उनकी राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही आता है। तो कोर्ट ने कहा कि एक्नॉलेज करा कि जो चिल्ड्रन है नॉट टू बी रिगार्डेड लाइक मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ रहे हो आप कि बार बार उनका फॉरेंसिक DNA निकालते चले जाएं। तो इट इज़ इम्पेरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन डू नॉट बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ बैटल बिटवीन स्पाउसेस। मतलब दो पेरेंट, मतलब वही ना कपल लड़ रहा है, असर किस पे पड़ रहा है, बच्चे पे पड़ रहा है। तो उसकी वजह से ना उसके अंदर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बैठ जाता है कि जो बच्चा है उसकी पर्सनल बाउंड्रीज आपने बात कर दी, आप उसको डिप्राइव कर रहे हो, उसका एंटाइटलमेंट छीनने की कोशिश कर रहे हो, उसको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा कुछ अस्तित्व भी है या नहीं है। तो इसमें बोला इन्होंने कि भाई मैकेनिकल orders allowing DNA tests would also harm the reputation and dignity of the mother also, कोर्ट ने बोला। फिर फैमिली कोर्ट्स को भी इसमें बोला है कि भाई आप भी थोड़ा सा ना इंटरफेरेंस करा करो, डायरेक्ट करा उनको कि DNA टेस्ट को ना एकदम लास्ट रिसॉर्ट माना जाए, कि बार बार कराने से इससे ना बच्चे की भी डिग्निटी पर और मदर की डिग्निटी पर भी असर पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़ टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।